गाइस हम अपनी जो हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं अपनी सीरीज़ को। तो स्टार्ट करते हैं द क्राउन रूल से। अभी तक के हमने पीछे जो जो देखे हैं, इससे पहले हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने देखा है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसके बाद आता है हमारा पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। उसके बाद आता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो गाइस अभी तक के हम देख चुके हैं। तो अब हमारा आता है द क्राउन रूल। तो आप सब एक बार रिवाइज कर लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट इंडिया एक्ट क्या था, और फर्स्ट हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, और फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन था। तो ये पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं द क्राउन रूल। तो दोस्तों जो हमारा ये क्राउन रूल था हमारे 1858 से लेके 1858 से लेके 1947 तक चला। इसके बीच क्या क्या कौन कौन से एक्ट आए तो हम देखते हैं। मतलब 1947 मतलब हम जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो ये देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन द वेकअप ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। मतलब ये हमारे जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का स्टार्टिंग हो गई थी। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब थोड़े जो हमारे यहाँ के अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उसके बाद उन पर थोड़ा दबाव पड़ा इन चीज़ों का, और उन्होंने क्या क्या चेंज किया आगे देखते हुए दबाव में आने के बाद। ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का पहला वार भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, सिपोई म्यूटिनी। तो द एक्ट नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस लिए जाना जाता है, गुड एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आपने देखा गवर्नमेंट, इसमें नाम बहुत अच्छा नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें मतलब थोड़ी जो गवर्नमेंट थी वो इंडिया की थोड़ी बननी शुरू हो गई थी, इस हिसाब से मतलब कह सकते हैं इसको। यहाँ से थोड़ा हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा काम होना शुरू हो गया था इंडिया वाले के लिए। मतलब देश में जो आज़ादी हुई 1947 में, तो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए देखते हैं। एबोलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रिवेन्यू टू द ब्रिटिश क्राउन। तो दोस्तों जो भी यहाँ की कंपनी थी, जो पावर थी गवर्नमेंट और टेरिटरीज थी, वो कहाँ पे करते गया था, ब्रिटिश क्राउन के हैंडल कर दिया था। मतलब जो भी अब कुछ संभालेगा, सब कुछ कौन संभालेगा, ब्रिटिश क्राउन संभालेगा। जो वहाँ की क्वीन थी वो संभालेगी। मतलब वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले अपने पार्ट फर्स्ट में, कि जो दोस्तों ये हो रहा था बहुत ही गलत हो रहा था हमारे यहाँ। जो मतलब जो भी बाहर से लोग आते थे वो यहाँ से सोने की जो चिड़िया थी हमारी देश की, उसको लूट कर ले जा रहे थे। मतलब उन्होंने हमारे देश को बिल्कुल खाली कर दिया था। तो वो जो तो हर कोई सोचा था हम भी यहाँ से जाए। तो जो ब्रिटिश क्राउन था वो उनसे जलने लगे, और वो कहने लगे अब सब कुछ हम देखेंगे, जो भी वहाँ पे जाता है यहाँ पे अपना ऐश करता है ब्रिटेन में आके। तो इसके फ्यूचर्स क्या थे वो देखता है ये। It provided that India henceforth was to be governed by and in the name of Her Majesty. It changed the designation of the Governor General of India to that Viceroy of India. तो गाइस जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको किस में बदल दिया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। उसको वाइसरॉय ऑफ इंडिया कहने लगा। तो आप बताइए मुझे कमेंट में हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। और ही वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। और उसका जो मतलब ब्रिटिश का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था वो वाइसरॉय था। जो ब्रिटिश क्राउन में जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव था, मतलब जो डायरेक्ट बातें करता था वहाँ के बारे में, और जो कुछ इंडिया में संभाल रहा था वो कौन था, वाइसरॉय था। एंड इन इंडिया लॉर्ड कैनिंग दस बिकम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और पहला वाइसरॉय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग जो थे वो हमारे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने। सेकंड, इन एंडिंग द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट एंड बाय एबोलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो दोस्तों ये तो हम पहले फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। ये क्या था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या, अच्छा बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो क्या कंट्रोल कर रहा था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या, वो क्या डायरेक्टर कर रहा था। तो इसमें इसने डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम स्टार्ट हुआ था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट से, तो उसको इसने खत्म कर दिया बिल्कुल ही। मतलब सब कुछ रिवर्स कर दिया, जो पहले था वैसा हो गया है। चलो मैं बताता हूँ आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था। जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल था दोस्तों, वो तो हमारे पॉलिटिकल इश्यू को करता था। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो किस चीज़ को करता था, आप कमेंट बताइए मुझे। चलो कोई नहीं। थर्ड पार्ट है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस। इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन। सेक्रेटरी ऑफिस को जो इंडियन के लिए हो गए, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बल अभी भी जो पावर थी वो पूरी तरह से इंडिया के हाथों में नहीं थी, बल्कि ब्रिटेन के हाथों में थी। और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेंबर कहाँ था, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर था। वाज रेस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी किन के हाथों में थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाथों में थी।
तो दोस्तों उस टाइम जो हमारी एक न्यू पोस्ट आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया फॉर इंडिया, जो इंडिया के लोगों के लिए होते थे, मतलब इंडिया के लिए। ऐसा हुआ क्या, जब हमारा 1957 का रिवोल्ट हुआ उसके बाद थोड़ा सा अंग्रेजों में मतलब ये आ गया कि अब हम इंडिया के लोगों को कैसे समझाए, तो उन्होंने क्या किया, एक पोस्ट निकाल दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लिए, ताकि इनको लगे हम इनके भले के लिए सोच रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं। तो अंग्रेज थे तो होशियार ही बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने ये कदम उठाया। पर सारी पावर किसके हाथ में थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए हाथ में थी, और जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तक था ब्रिटिश से था, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। मतलब ये तो सिर्फ इंडिया के लोगों को पागल बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा किया था। तो देखते, इट स्टेबलाइज आ 50 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू एजिट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने एक 15 मेंबर की काउंसिल की इंडिया के लिए, जिसमें 15 मेंबर थे, स्टेट ऑफ काउंसिल, एंड द काउंसिल वाज आ एडवाइजरी बॉडी। और जो काउंसिल थी वो एडवाइजरी बॉडी होगी, मतलब अब जो था वो तो एडवाइस ले सकती है उसके बारे में। और जो अब क्या होने लगा दोस्तों, पहले क्या होता था, जो ये होते थे सिर्फ एक, इसमें क्या करते थे ये लोग अंग्रेज, अगर आपने किसी के बारे में उनसे पूछ लिया तो क्या करते थे, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते थे और उनका कोई एडवाइस लेते थे उनसे। अगर कोई किसी को एडवाइस लेना चाहता है, कोई एडवाइस दे रहा है, तो उनसे कोई इंडिया की कोई बात नहीं सुनी जाती थी, मतलब ऐसा कह सकते हो। अब उनकी मतलब बात सुननी जाने लगी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, और जो सेक्रेटरी था उसको चेयरमैन ऑफ द काउंसिल बना दिया गया। इट्स कॉन्स्टिट्यूट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये काउंसिल बॉडी, ये इसको कॉर्पोरेट और कैपेबल ऑफ सुइंग बीइंग बना दिया गया, सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो जो एक्ट था हमारा 1858 का, ये क्या था, लार्जली कन्फाइंड टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाय विच द इंडियन गवर्नमेंट वाज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। तो दोस्तों जो ये हमारी एक पोस्ट आई थी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की, ये चला तो रहे थे मतलब हो तो रहा था इंडिया में, पर जो इसका कंट्रोल था वो पूरा इंग्लैंड में था। इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सबस्टेशनल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रेवेल इन इंडिया। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, 1892 एंड 1999। तो हमारे फिर तीन एक्ट नए एक्ट आए, कौन कौन से, 1861, 1892 और 1909। तो इनमें देखते हैं ये, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल दैट नेसेसिटी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद, जो मैंने आपको पहले ही बताया, तो उनको थोड़ा सा भय हो गया, थोड़ा डर बैठ गया। तो उन्होंने कहा हम इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे कंट्रोल करने के लिए हम मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे ताकि वो अपनी कंट्री को संभाल सके। तो इन परस्यूंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स वर इनेक्टेड। तो उसके लिए उन्होंने 3 एक्ट निकाले, कौन कौन से, ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1861, 1892 और 1909। दस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 एज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जो हमारा 1861 था, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में और जो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की। तो आइए इसके फ्यूचर देखते हैं हम। 1861 के 2 एक्ट था। इट्स मेड्स अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियन विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जो इसने स्टार्ट कर दिया था इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस, और इंडिया के जो पीपल्स थे, यहाँ के लोग थे, उनके लिए लॉ बनाने के लिए। इट जस्ट प्रोवाइड दैट द वाइसरॉय शुड बी नॉमिनेट सम इंडियंस एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। और इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा कि अब हम नॉमिनेट करेंगे, मतलब छाटेंगे कुछ पीपल को, जिसमें कुछ इंडियंस भी हो गए पर वो नॉन ऑफिशियल मेंबर हो गए, ना कि ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। इन 1862 द लॉर्ड कैनिंग द वाइसरॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 वाइसरॉय को नॉमिनेट किया, किसके लिए, इंडियंस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। कौन, उनका नाम क्या क्या, द राजा ऑफ बनारस, जो बनारस के राजा थे, द महाराजा ऑफ पटियाला, पटियाला के महाराजा, एंड सर दिनकर राव। तो ये क्या थे, तीनों थे हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुने हुए नॉमिनेटेड कह सकते हैं द वाइसरॉय। तो सेकंड क्या था, इट्स इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रेस्टोरिंग। तो आपने देखा होगा हमारा पिट इंडिया आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ था, सेंट्रलाइजेशन कर दिया था। तो इसमें इन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उसको जो चीज़ पहले थी उसको वापस लिया, रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू द बॉम्बे एंड मद्रास। जो पहले मतलब उनकी पावर छीन ली गई थी बॉम्बे और मद्रास की, और गवर्नर जनरल जो था उसी को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, तो उनको ये पावर वापस कर दी गई। इन दस रिवर्स द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी डेट स्टार्ट फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। मतलब उसका बिल्कुल रिवर्स कर दिया गया, किसका, जो अभी चल रहा था
ऐसा करते जैसे पहले हमारा चल रहा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। एंड द रीच इन क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और जो थोड़ा आगे भी जाकर चेंज हुआ कब, चार्टर एक्ट में 1833 में। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविजन ऑफ 1937। इसको कंप्लीटली इंटरनल ऑटोनॉमी बना दिया, मतलब ये अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो बंगाल और बिहार के थे और ओडिशा के थे जो उनकी पावर छीन दी गई थी वो ऑटोनोमस हो गया, ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद को बना सकते हैं, मतलब आप इसको कह सकते हैं फेडरेशन टाइप से कह सकते हो। तो आज इसके बाद आते हैं इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन्होंने एक और क्या किया, न्यू लेजिस्लेशन की स्टेबलाइजमेंट की फॉर बंगाल नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, किसके लिए, बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP और पंजाब के लिए, जो स्टेबलाइज 1862, 1866 और 1897 में रिस्पेक्टिवली। मतलब 1862 में क्या हुआ, बंगाल, 1866 में NWEP और 1897 में पंजाब को स्टेबलाइज किया उनके लिए, मतलब एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और इन्होंने क्या किया, चौथे नंबर पर देखते हैं, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल, और उन्होंने वाइसरॉय को चुना कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं और क्या बिजनेस के बारे में सोचा जाए। इट इज़ ऑल्सो गिव अ रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम, और उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम को भी रिकॉग्नाइजेशन किया, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन अंडर 59 में, और जो इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के लिए 1849 में। एंड अंडर दिस मेंबर द ऑफ द वाइसरॉय काउंसिल वाज मेड इन charge of one or more departments of the government was authorized to issue final orders on the behalf of the council or matter of his department. It's empower the viceroy to issue ordinance without the concurrence of legislative council, और इसको ऑर्डर दिया गया है मतलब कि वो ऑर्डिनेट इशू करे बिना किसी कॉन्क्रेंस की लेजिस्लेटिव काउंसिल की परमिशन के, ड्यूरिंग इन इमरजेंसी, और इमरजेंसी मतलब जब भी इमरजेंसी का टाइम हो। द लाइफ ऑफ सच ऑर्डिनेंस वाज 6 मंथ, और जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा समय कितना होगा, 6 महीने होगा। तो आइए देखते हैं कि फीचर क्या थे 1892। तो इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने जो हमारे मेंबर थे किसके, सेंटर के और प्रोविजनल के, उनको बढ़ा दिया, नॉन ऑफिशियल मेंबर बढ़ा दिया। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर, और बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। बट इन्होंने क्या किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर तो बढ़ा दिए पर जो ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी उनको मेंटेन करके रखा, उसमें कोई चेंज नहीं किया। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम पावर, और इन्होंने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनको बढ़ाया और उनके हाथों में सारी पावर थमा दी ऑफ डिस्कसिंग द बजट, और क्या करते थे, बजट को डिस्कसिंग कर सकते थे। एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू एग्जीक्यूटिव, और जो एग्जीक्यूटिव थी उसको जो क्वेश्चन होते थे उनका एड्रेस किया जाए। मतलब लेजिस्लेटिव क्या होता है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जो उनको एग्जीक्यूट करते हैं, या उनको मतलब एग्जीक्यूट मतलब करना, मतलब उसको मानते हैं या उनको आगे भेज चलाते हैं। तो इट प्रोवाइड फॉर नॉमिनेशन फॉर सम ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर, और उन्होंने कुछ नॉमिनेशन जो पीपल थे नॉन ऑफिशियल उनको नॉमिनेट किया फॉर अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। एंड सेकेंड क्या था, डेट ऑफ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन ऑफ जमींदार एंड चैम्बर। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up of some non-official seat both in the central and provisional legislative council. The word election was however not used in the act. तो दोस्तों देखिए इन्होंने क्या किया, जो नॉमिनेटेड पीपल थे हमारे उनको तो उन्होंने क्या किया, मेंटेन रख दिया, और जो हमारे नॉन ऑफिशियल पीपल थे उनको उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। पर क्या हुआ उसमें, क्या हुआ, जो हमारी जो पावर थी सारी वो तो हमारी ब्रिटिश के हाथ में थी, पर इन्होंने क्या किया, लेजिस्लेटिव जो काउंसिल को बढ़ा दिया, कहाँ पर, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो ये थी हमारी बंगाल चैम्बर में। और सेकंड में क्या किया उन्होंने, डेट द प्रोफेशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी गवर्नर के द्वारा रिकमेंडेशन की, किसको, इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को, ट्रेड जो बिजनेस करने देते थे, और जमींदार और चैम्बर जो हमारी काउंसिल थी इनको रिकमेंडेशन की गई। और कभी द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन, और ये एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन हो गया किसी के लिए, इलेक्शन के लिए जो फॉर्म भरते थे नॉन ऑफिशियल सीट, किसी जो नॉन ऑफिशियल सीट थी। तो इससे पहले हमारा इलेक्शन का नाम कभी नहीं सुना होगा आपने। द वर्ड इलेक्शन वाज हाउएवर नॉट यूज इन द एक्ट, जो इलेक्शन है ये कोई से भी एक्ट में अब तक के यूज नहीं किया गया था।
द प्रोसेस वाज डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड एज रिकमेंडेशन, जो नॉमिनेशन थे उनको रिकमेंडेशन बनाने के लिए सर्टेन बॉडीज। अब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मॉर्ले मिंटो का जो हमारे ये 1909 का एक्ट है, दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। लॉर्ड मॉर्ले मिंटो वाज देम सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। जो मॉर्ले मिंटो पढ़ा गया है ये नाम दोस्तों लॉर्ड मॉर्ले के उसमें पढ़ा गया कि लॉर्ड मॉर्ले था, तो उसी को ऊपर का ये नाम दे दिया गया। सेक्रेटरी जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया, एंड लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो वाइसरॉय भी थे इंडिया के। तो इट्स कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या कंसिडरेबली साइज बढ़ा दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल का, बोथ सेंट्रल एंड प्रोविजनल में। किस किस में, सेंट्रल और प्रोविजनल में। द नंबर ऑफ मेंबर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज फ्रॉम 16 to 60, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर थे उसको बढ़ा के इन्होंने 16 से 60 कर दिया। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नॉट यूनिफॉर्म, और जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब एक तरह ही नहीं जा रहे थे, कभी कभी कम भी हो रहे थे, कभी ज़्यादा हो रहे थे, ऐसा हो रहा था। इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउ द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। अब दोस्तों इससे पहले एक्ट में क्या हुआ था, तो वहाँ पे क्या था, ऑफिशियल मेजोरिटी थी, और यहाँ पे इसने जस्ट उसका रिवर्स कर दिया। क्या कहते हैं, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ को रिटेन या सेंट्रल काउंसिल के लिए। तो अब थर्ड देखते हैं, इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ द लेवल्स। फॉर एग्जांपल मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले क्या हो जाता, मैंने जैसे आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले किसी भी बजट के क्वेश्चन के लिए अगर हम किसी से ब्रिटिश से कोई क्वेश्चन पूछते थे तो वो सिर्फ उसका एक ही क्वेश्चन को अलाउ करते थे किसी भी इंडियंस को, कि आपने पूछ लिया मतलब आपने 5 रुपये कहाँ खर्च करे, तो उसने बोल दिया मैंने 5 रुपये खर्च ऐसे कहीं भी कर दिए, तो जो उसने कहा वो उसका जवाब होता। तो अब क्या हो गया, सब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो हमारा यहाँ का बजट होता था। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडिया विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय एंड गवर्नर सत्य प्रसाद सिन्हा। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ, जो वाइसरॉय एंड गवर्नर किसके द्वारा, सत्य प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसरॉय। सत्य प्रसाद सिन्हा तो हमारे जो थे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने को वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ही वाज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, और उनको अपॉइंट किया गया था एज द लॉ मेंबर। ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने फिर क्या इंट्रोड्यूस किया, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन किया फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टेड। और जो मुस्लिम के द्वारा मतलब कि जो ये मुस्लिम के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए हर किसी के लिए। अंडर द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली फॉर मुस्लिम। और इन्होंने फिर एक क्या किया, मतलब दोस्तों वो होता ना डिवाइड एंड रूल, तो उन्होंने वो किया कि मुसलमानों का अलग से मुसलमान वोट देंगे, हिंदू को हिंदू देंगे, सिख को सिख देंगे। ये तो इसमें नहीं हुआ, 99 में वो आगे जाके हुआ, पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मुस्लिम को अपने साथ लाने के लिए इन्होंने मुस्लिम को अलग कर दिया बिल्कुल, मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकते थे। तो दस एक्ट लेगिस्लेटिव कम्युनलिज्म्स एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड कहा जाता है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड किसे कहा गया, लॉर्ड मिंटो को। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द प्रेसिडेंट कॉर्पोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। और उन्होंने क्या किया, जो यहाँ के जमींदार थे, यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉमर्स थी, उनके लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव कर दी, किस चीज़ के लिए, प्रेसिडेंसी के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1990। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा, आप देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कितना मतलब नाम सुन के ही अच्छा लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब आप समझ सकते हो इस एक्ट के बाद हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो समझ सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ की खुद की गवर्नमेंट बनना शुरू हो गई 1919 में। ऑन अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम डेट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और इन्होंने फर्स्ट टाइम इसे कि जो यहाँ का इंट्रोडक्शन किया कि अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट बनाएगी इंडिया की जो खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगी हर चीज़ की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 वाज दस इनेक्टेड विच केम इनटू फोर्स इन 1920। जो इन्होंने अनाउंस तक कब किया, 1917 में, पर ये गवर्नमेंट 1919 में एक्ट में तो पर ये कम फोर्स में कब आई, मतलब ये बनी कब, 1921 में आकर। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। और इस एक्ट को और कहा भी और क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड। जैसे लॉर्ड मॉर्ले मिंटो के नाम से कहा था, ऐसे ही मॉन्टेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे, सेक्रेटरी थे इंडिया के। एंड लॉर्ड चैम्सफोर्ड वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और उस टाइम जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो इंडिया के वाइसरॉय थे।
तो दोस्तों क्या हुआ, 1920 में तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि अब हम गवर्नमेंट की इंडिया बनाएंगे। और उसके बाद उन्होंने 1900 एक्ट, जो हमारा ये था 1919 का एक्ट था, इसके द्वारा इन्होंने 1921 में अपनी ये मतलब पावर इंडिया में आई 1921 में। और उसके बाद इन्होंने जो जिसे हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है, जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, एंड जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वाइसरॉय थे इंडिया के। तो इसके फ्यूचर्स देखते हैं जी, क्या देखते हैं इसके बारे में अच्छे से। It selects the central control over the provision by demarcating and separating the central and provisional subject। तो दोस्तों इन्होंने दोबारा क्या किया, सेंट्रल और जो प्रोविजनल थे दोनों को डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया। द सेंट्रल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव वर ऑथोराइज्ड टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट। और इन्होंने क्या किया, जो अंग्रेज चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग ये लिस्ट बनाएंगे। मतलब पावर तो इंडिया के हाथ में आ गई, पर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे वो अभी भी ब्रिटेन के ही चलेंगे, वो अभी भी उनके अंडर में ही है। और ये कंटिन्यू रहेगा सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी दोनों के लिए, किसके सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी के लिए। इट फर्दर डिवाइड द प्रोविजनल सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। और इन्होंने जो हमारा प्रोविजनल था इसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक ट्रांसफर एंड रिजर्व, एक तो ट्रांसफर और एक रिजर्व। तो द ट्रांसफर सब्जेक्ट वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो हमारा ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट कर, किसके द्वारा चलेगा, मतलब कौन कुछ कैंटर करेगा, तो जो गवर्नर होगा। और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की। और जो रिजर्व सब्जेक्ट है ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर। और जो सब्जेक्ट हमारा गवर्नर के द्वारा हैंडल है किया गया है, एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और ये मतलब पार्लियामेंट में क्या होता है हमारा, एक तो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो लेजिस्लेटिव वो रूल्स बनाता है, एग्जीक्यूटिव इसको एग्जीक्यूट करता है। तो दोनों को अलग अलग पावर दे दी गई। मतलब एक तो हो गई ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसफर किसके पास है, हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल, और रिजर्व किसके पास है, हमारा ये है हमारा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। उसमें कौन था, गवर्नर, इसमें भी गवर्नर। तो आइए देखते आगे। द डबल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट वाज नोन एज डायरेक्सी। हाँ, जो हमारी डबल स्कीम थी गवर्नेंस की उसको डायरेक्सी कहते हैं। और ये टर्म कहाँ से आया, ग्रीक से आया, डाई प्लस आरजी, विच मीन्स डबल रूल, जिसका मतलब है डबल रूल। हावर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल। और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो चुका था, अनसक्सेसफुल हो चुका। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। इसने फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर बाय कैमरलिज्म को अनाउंस किया, इंट्रोड्यूस किया, और इलेक्शन जो हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए वो हुए गए। दस द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस बाय द बायकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अपर हाउस। और जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया, किसके द्वारा, बायकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और कौन से हाउस में, अपर हाउस। देखो दोस्तों, एक तो होता है हमारा राज्य, और एक होता है हमारा राज्य हाउस होता है मतलब अपर हाउस, एक होता है हमारा उसके नीचे हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो। तो इन दोनों को देखते हैं, एंड लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली। द मेजोरिटी राज्यसभा लोकसभा। तो द मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस वर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। और जो मेजोरिटी दोनों इलेक्शन की वो सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा ही चूज की जाएगी। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 ऑफ द 6 मेंबर ऑफ द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इनमें से 3 जो मेंबर हो गए वो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हो गए, अदर देन द कमांडर इन चीफ। और जो मतलब कमांडर जो वहाँ का चीफ होगा उसे छोड़कर, वो टू बी इंडियन, और वो इंडियन हो गए। इट्स एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल। देखो ऊपर की लाइन समझाता हूँ हमारी। जैसे हमारे जो 6 मेंबर हो गए उसमें से हमारे 3 हो गए इंडिया के हो गए, और जो 3 हो गए ब्रिटिश के हो गए, किसको छोड़कर, जो वहाँ का चीफ होगा। तो जो चीफ होगा वो ब्रिटेन हो गया। तो मतलब अब 4 वोट किसको हो गए, ब्रिटेन के, 3 वोट हो गए इंडिया के। तो कौन जीता, जो पावर अभी भी किसके हाथ में है, ब्रिटेन के हाथ में है। इससे मतलब ये है। तो उन्होंने मतलब ये तो कहता है कि इंडियन 3 मेंबर हो गए उसमें वाइस एग्जीक्यूटिव के, पर किसको छोड़कर, चीफ को छोड़कर। वो चीफ किसको वोट करेगा, ब्रिटेन का, क्योंकि वो ब्रिटेन की है। तो ऑलरेडी पावर किसके पास है, अभी भी ब्रिटेन के पास ही। इट्स एक्सटेंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो इंडियंस। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, देख सकते हो, सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, और एंग्लो इंडियंस। एंग्लो इंडियंस क्या थे दोस्तों, एंग्लो इंडियंस होते हैं मतलब जैसे कोई अमेरिका का आदमी है और वो इंडिया में आके किसी लेडी से शादी कर लेता है, तो उनको कहा जाता है एंग्लो इंडियंस। मतलब हिंदुस्तानी की लड़की हो या हिंदुस्तानी का लड़का हो, और अंग्रेज़ की लड़की हो या अंग्रेज़ का लड़का हो। तो उस टाइम तो क्या था, ज़्यादातर अंग्रेज़ थी और इंडियन लड़की के बीच मैरिज हो जाती थी, तो उनको एंग्लो इंडियंस कहा जाता है। एंड यूरोपियंस, और यूरोप्स के लिए सबके अलग सेपरेट इलेक्शन कर दिए उन्होंने।
कि अब सिख को सिख वोट देंगे, इंडियन जो क्रिश्चियन है उनको इंडियन क्रिश्चियन वोट देंगे, एंग्लो इंडियन को एंग्लो वोट देंगे। अब इन्होंने बिल्कुल डिवाइड एंड रूल प्ले कर दिया यहाँ पे। अब नहीं चाहते सब आपस में लड़े मरे और हम फिर यहाँ से दोबारा से राज कर सके, क्योंकि 1857 के जो रिवोल्ट हुआ उससे इनके पावर पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। इट्स क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। इन्होंने नया ऑफिस क्रिएट कर दिया किसके फॉर इंडिया के लिए, हाई कमिश्नर इन लंदन के अंदर। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन हाई थ्योरी परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ, और उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, किसके द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के लिए जो फंक्शन थे इथेरियो। तो इट प्रोवाइड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इन्होंने एक चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट किया जो पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी, हैंस सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वे वाज सेट अप इन 1926। और जो हमारी पब्लिक सेंट्रल कमीशन थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कब सेटअप हुई है, 1926, फॉर रिक्वायरिंग सिविल सर्वेंट्स, जो सिविल सर्वेंट में जॉब करना चाहते थे। इट सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजनल बजट। इन्होंने जो वहाँ का प्रोविजनल बजट था उसको सेपरेट कर दिया फ्रॉम द सेंट्रल बजट। सेंट्रल का बजट अलग होगा और जो स्टेट का अलग बजट होगा वो अलग होगा। एंड ऑथोराइज द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव टू एनेक्ट देयर बजट। और किसके हाथ में थमा दिया ये सब कुछ, प्रोविजनल लेजिस्लेटिव के, कि अब आप देखो यहाँ का ऑथोराइज जो बजट है यहाँ का, सेंटर का भी आप देखो और स्टेट का आप देखो, दोनों को अलग अलग करके जो वहाँ के रूल्स है वो फॉलो करो। इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ a statutory commission to inquire into and report its working after 10 years of its coming in force। और इन्होंने एक अपॉइंटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट, उन्होंने एक चीज़ और बताई कि मतलब अब जो भी हम चीज़ चेक करेंगे वो जो हमारी पावर आएगी वो अब 10 साल बाद पावर्स में आएगी। साइमन कमीशन, इसके बाद हमारा साइमन कमीशन। इन नवंबर 1927 itself 2 years before the schedule the British government announced the appointment। अब 1927 में क्या हुआ दोस्तों, 2 साल बीत जाने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, अ 7 मेंबर स्टेचुरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन। एक 7 आदमियों की जो कमीशन, स्टेचुरी कमीशन होगी, किसके अंडर में होगी वो, चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन, टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया। चूँकि इंडिया की रिपोर्ट सबमिट करनी है किसको, साइमन कमीशन में, अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, और जो भी वहाँ के मेंबर हो गए जो ये हमारे रिपोर्ट बनाए गए वो कौन हो गए, सिर्फ ब्रिटिश के हो गए। एंड हैंस ऑल द पार्टीज बॉयकॉटेड द कमीशन, और जो उस टाइम पार्टी थी आईएनसी, जो अदर पार्टी थी उसने इसका बॉयकॉट किया, मतलब इसका विरोध किया इस कमीशन का। द कमीशन की मतलब वो चाहते थे कि इसमें इस रिपोर्ट में जो भी हो हमारे इंडिया के पीपल भी होने चाहिए ना, मतलब अगर आप हमारे इंडिया के बारे में कुछ लिख रहे हो और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो हमारे इंडिया के बारे में, तो उसमें इंडिया के पीपल नहीं होंगे, और आप अंग्रेज बैठ के हमारे संविधान लिख दोगे, सब कुछ हमारे बारे में लिख देंगे, हमें क्या रूल फॉलो करने क्या रूल नहीं फॉलो कर रहे, तो उसमें तो मतलब वो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आपको हर ब्रिटेन की रिस्पेक्ट करनी है, ब्रिटेन का ये मानना है, जो भी लिखेंगे संविधान में वो अपने बारे में लिखेंगे ना, तो इंडिया का तो उसमें कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, तो इससे क्या फ़ायदा होगा उसमें। तो क्या हुआ इसमें, तो इन्होंने बॉयकॉट किया जो उस टाइम की यहाँ पे पार्टीज थी। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930, पर जो कमीशन को सबमिटेड रिपोर्ट दी गई वो 1930 में दी गई। एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरची। तो दोस्तों उस टाइम क्या होता था, किसके द्वारा रिकमेंडेड की गई थी, डायरची के द्वारा। एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजन स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्राइंसली स्टेट, और जो वहाँ के फेडरेशन कंट्री थी मतलब स्टेट थे उन पर खुद अपना स्टेबलाइजमेंट कर दिया गया कि कंटिन्यूशन ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन, और वहाँ पे अपने खुद के इलेक्शन हो गए और सब पार्टी एक दूसरे को वोट कर सकती है। टू कंसिडर द प्रोपोजल ऑफ कमीशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट कवर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और इन्होंने 3 राउंड में कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के बारे में, ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट, जो इंडिया और इंडियन प्रिंसली स्टेट के बारे में थे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन वाइट पेपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर एंड सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा एक वाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से बना गया, प्रिपेयर किया गया, और वो जो ब्रिटिश के पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी थी उसमें सबमिट कर दिया गया। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वाज इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस, और जो ये कमेटी थी उसको रिकमेंडेशन उसको किसी ने भी कॉपरेट नहीं किया, मतलब इनकॉर्पोरेट वो सर्टेन चेंजेस एंड द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और उसके बाद हमारा 1935 में एक नया एक्ट आया। कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932 रामसे मैकडोनल्ड्स द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो
उस टाइम 1932 में राम से मैकडोनल्ड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। अनाउंस अ स्कीम, उन्होंने ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज़, उन्होंने एक स्कीम की कि माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाए, विच कैम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड, उसको जिसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यू टू सेपरेट इलेक्टोरल, ये अवार्ड था जो खाली मतलब अकेला सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द मुस्लिम, सिक्स इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लासेज, मतलब खाली हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए नहीं था, बल्कि जो शेड्यूल कास्ट के थे उनके लिए भी ये इलेक्शन मतलब सबको वोट देने के लिए या इलेक्शन में खड़े होने के लिए सबको परमिशन मिल चुकी थी। गांधी जी वाज डिस्ट्रेस ओवर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू द डिप्रेस क्लासेज एंड अंडरटुक फर्स्ट ऑन टू डेथ इन येजंदा जेल। तो दोस्तों जो उस टाइम हमारे गांधी जी उस टाइम कौन सी जेल में थे, ये दरवाजा जेल में थे, और उनको ये मतलब उस टाइम ये क्या चाहते थे कि ऐसा ये जो मतलब गांधी जी को उनके बारे में सब पता लग गए थे कि ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, और गांधी जी को इसलिए उनको जेल में डाल दिया उस टाइम, एंड टू गेट अवार्ड मॉडिफाइड, और अवार्ड इस चीज़ को उन्होंने मॉडिफाइड करा दिया। एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड डिप्रेस क्लासेज, और लास्ट में क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, कांग्रेस के और डिप्रेस क्लासेज में, जो नीचे की क्लासेज होती है, मतलब द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट, और जो एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया, पूना पैक्ट। रिटेन द हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रोड, और रिटेन किया गया हिंदू जॉइंट इलेक्ट्रोड एंड गेव्स रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लासेज, और जो डिप्रेस क्लासेज थी उनको एक रिजर्व सीट दी गई। उसका आता है हमारा दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। द एक्ट मार्क्ड एज अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स अ कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने सब कुछ ही चेंज कर दिया, मतलब अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके बारे में। इट वॉज अ लेंथी एंड डिटेन डॉक्यूमेंट हैविंग 321 सेक्शन एंड द शेड्यूल। इस एक्ट में क्या था दोस्तों, 331 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थे। आइए इसके बारे में देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट provide for the establishment of all Indian Federation consisting of provision and princely state as a units। और अब इन्होंने क्या जो इंडिया को दोस्तों फेडरेशन कंट्री के उसमें घोषित कर दिया, मतलब अब तो जो हम कुछ अपना आप देखेंगे सब कुछ, अब हमें प्रिंस स्टेट से कोई मतलब नहीं है, जो कुछ है हम अपना आप चेक करेंगे। इंडिया के लोगों ने ये डिसाइड कर लिया। एंड द एक्ट डिवाइड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट, और इन्होंने क्या किया, जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स, मतलब सेंटर और यूनिट के बीच में। और इसमें थी लिस्ट, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट। आइए देखते हैं। फॉर द सेंटर विथ 59 आइटम्स, जो सेंटर था उसको इन्होंने 59 आइटम्स दिए, एंड इसमें 59 आइटम्स थे। प्रोविजनल लिस्ट में कितने थे, 50 फॉर प्रोविजन विथ 54 आइटम्स, एंड द करंट कॉन्करेंट लिस्ट फॉर बोथ विथ 36 आइटम्स। रेजिडुअरी पावर्स वर गिवन टू द वाइसरॉय, जो रेजिडुअरी पावर थी वो किसको दी गई, वाइसरॉय को। हावर द फेडरेशन नेवर केम इनटू बीइंग एज द प्रिंसली स्टेट डिड नॉट जॉइन इट, और जो प्रिंसली स्टेट ने उसने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया। फेडरेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, फेडरल जैसे हमारी कंट्री है, मतलब अभी तो नहीं, हमारी जो कंट्री है वो इमरजेंसी के टाइम पे फेडरल बन जाती है। मतलब फेडरल क्या होते हैं, जैसे यूएसए में क्या होता है दोस्तों, हर स्टेट के अपने रूल्स खुद रेगुलेशन है वहाँ पे, मतलब जो हर स्टेट जाते हैं वहाँ का बजट अलग है, हर स्टेट का हर चीज़ अलग है, तो उसे बोलते हैं फेडरल। इट्स एबोलिश डायरेक्टरी, इसने डायरेक्टरी एबोलिश को किया। इन द प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविजनल ऑटोनॉमी, अब जो कुछ था वो सिर्फ ऑटोनॉमी हो गया, हर चीज़ मतलब हर चीज़ अपना आप देखेगी। इट इन प्लेस द प्रोविजन वर अलाउड टू एक्ट एज ए ऑटोनोमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो यूनिट का एडमिनिस्ट्रेशन था वो ऑटोनोमस हो गया, और वो हर चीज़ अब उसके हाथ में हो गई, और वो सब कुछ पावर उसी के हाथ में हो गई। अब जो कुछ करेगा वो अपना आप करेगा। द एक्ट इंट्रोड्यूस रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविजन, और इस एक्ट ने रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कर दी जो प्रोविजन में इंट्रोड्यूस की गई। डेट इज द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द प्रोविजनल लेजिस्लेशन। दिस केम इनटू इफेक्ट 1937, वाज डिसकंटिन्यू इन 1939, और ये इफेक्ट कब आया पावर में, 1937 में, और कब इसको मतलब कब जाके खत्म हुआ, 1939 में। इट प्रोवाइड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरेक्ची एट द सेंटर, इन्होंने प्रोवाइड किया एडॉप्शन को डायरेक्ची में, जो सेंटर consequently the federal subject were divided into reserve subject and transfer subject. However, this provision of this act did not come into operation to all. It introduced biochemicals in 6 out of 11 provision. इसने biochemicals को इंट्रोड्यूस किया 11 में से 6 को। दस द लेजिस्लेटिव ऑफ बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, बिहार, आसाम, कौन कौन से स्टेट थे किस किस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब बंगाल, बिहार, मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, बिहार, मद्रास, आसाम एंड यूनाइटेड प्रोविजन, जिसको अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। वर मेड बायोकेमिकल कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, और इनको कौन सा हाउस में किया गया, अपर हाउस में, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन वर प्लेस ऑन देम, हाउर
इन फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस क्लासेज, और सबको अलग अलग मतलब क्या इलेक्टोरेट प्रोवाइड किए शेड्यूल कास्ट के लिए, वुमेन एंड लेबर जो औरतें थी और वहाँ के काम करने वाले थे। इट एबोलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया को एबोलिश किया। स्टेबलाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। कौन से एक्ट के तहत? 1858। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर, और जो सेक्रेटरी थी स्टेट की, उन्होंने इंडिया के लिए एक टीम बनाई जो उसको एडवाइस करेगी। इट्स एक्सटेंडेड फ्रांचीज अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गोट वोटिंग राइट, और उस टाइम जो हमारे 10% थी इंडिया की मतलब पॉपुलेशन थी, उसमें 10% को वोटिंग राइट मिल चुका था। इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी में इन्होंने एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खोला, ओपन हुआ, टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, जो यहाँ की करेंसी और क्रेडिट थे उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पूछा जा सकता है कौन से एक्ट के तहत और कब हमारा 1935 में खुला, तो कब खुला हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आप आसानी से बता सकते हो। इट प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस, इन्हें सिर्फ स्टेबलाइज नहीं किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नहीं, बट ऑल्सो प्रोविजनल पब्लिक सर्विस कमीशन को भी स्टेबलाइज किया, एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविजन, और 2 से ज़्यादा पब्लिक सर्विस कमीशन को इन्होंने प्रोविजन में ऐड किया। इट प्रोवाइड फॉर द स्टेबलाइजमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, और इन्होंने इसका भी स्टेबलाइजमेंट किया फेडरल कोर्ट का, विच वाज सेटअप इन 1937, जो 1937 में। अब आता है दोस्तों हमारा आज़ाद होने का टाइम। अभी तक के तो हम सिर्फ इसी में फंसे हुए थे, अंग्रेजों ने क्या किया, अब हम हो गए आज़ाद। तो आइए देखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो कि हमारे देश का आज़ाद होने का टाइम था, उसमें भी एक एक्ट बना है। ऑन फरवरी 20 फरवरी 1947 में द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली डिक्लेयर, जो ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली डिक्लेयर, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर उसका एंड हो चुका है बाय जून 30 1948। कब? जून 30 1948 में। आफ्टर विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, और उसके बाद जो पावर होगी वो किसी रेस्पॉन्सिबल इंडियंस के, जो रेस्पॉन्सिबल इंडियन होगा उसके हाथों में दे दी जाएगी। दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलो बाय द एगिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, इसको फॉलो कर दिया गया किसके द्वारा? एबोलिशन ऑफ मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। दोस्तों ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे ये थे जिन्ना जी थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, हमें अपना देश पाकिस्तान अलग चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने ये मांग उठाई। अगेन ऑन जून 3 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर डेट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, उन्होंने क्लियर कर दिया अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा फॉर्म 1946 कैन नॉट अप्लाई फॉर दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया जाएगा जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब कि इंडिया हमारा इंडिपेंडेंस हो गया है और ये सिर्फ इसको हिंदुस्तान कहा जा रहा है और ये पावर किसी के हाथ में दी जाएगी, तो उसके लिए ये पावर मतलब ये जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इसमें अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आज तक के देख लो कश्मीर का मुद्दा चलता जा रहा है, आज तक उसको हैंडल ही नहीं हुआ। तो ये कब से चलता आ रहा है दोस्तों? 1948 से चलता आ रहा है ना, जब पाकिस्तान ने उस पर अटैक किया कश्मीर पर और अपने कब्जे में ले, इसको पोक कहा जाता है। ऑन द सेम डे जून 3 1947, उसी दिन जून 3 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो उस टाइम वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, पुट फोर्थ पार्टीशन प्लान, उन्होंने एक पार्टीशन प्लान रखा नोन एज माउंटबेटन प्लान, जिसको माउंटबेटन प्लान कहा जाता है, उनके नाम पे रखा गया। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, जो ये प्लान था एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा। इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और ये इस प्लान को उन्होंने एकदम स्टार्ट की करते हैं कौन से एक्ट के तहत? 1947 के एक्ट के तहत। इसके फीचर्स क्या है दोस्तों? इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम द अगस्त 15 to 1947। इस एक्ट में क्या हुआ, जो हमारा इंडिया था वो अच्छे से आज़ादी हो गया था, उसको डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया आज़ाद है, किसी के मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करता और ये सोवरेन है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपना बना सकता है, कोई इसको रोक नहीं सकता। कब? 15 अगस्त 1947 में। इट प्रोवाइड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनेशन, इसने इंडिया को 2 भागों में डिवाइड कर दिया और 2 इंडिपेंडेंट कंट्री बना दी। कौन कौन सी? इंडिया और पाकिस्तान। विद द राइट्स टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, कौन कौन से कुछ जो राइट्स है उसके साथ, और कॉमनवेल्थ दोस्तों किस देशों का आता है? जो जिस पे भी आज तक के ब्रिटिश ने रूल्स किए हैं उनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है। जैसे हमारे कॉमनवेल्थ गेम है ये कौन किस किस को होते हैं? अब तो खेले अब सब सॉवरेन कंट्री बन चुकी है, पर उस टाइम इनको कॉमनवेल्थ कहा जाता है, तो जिस पे भी आज तक के ब्रिटिश ने रूल किया है।
थर्ड, इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ वाइसरॉयज एंड प्रोवाइड फॉर ईस्ट डोमिनियन। इन्होंने जो वाइसरॉयज का ऑफिस था उसको एबोलिश कर दिया और प्रोवाइड ईस्ट डोमिनियन, सबको गवर्नर जनरल, दोनों को अपना गवर्नर जनरल दिया, हु वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, जो अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा, ब्रिटिश किंग के। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो वाइसरॉयज की पोजीशन थी उसको हटा के इन्होंने दोनों देशों को गवर्नर जनरल दिया, और वो अपॉइंट किसके द्वारा किया गया था, ब्रिटिश किंग के, ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। एक डोमिनियन कैबिनेट है उसके द्वारा। His Majesty government in Britain was to have responsibility with respect to the government of India। अब और पाकिस्तान, जो इंडिया की और पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी, मतलब ब्रिटेन करने के दिया, अब हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, ब्रिटेन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, अब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान की होगी। It empower the Constitution Assembly of the two domains of frame and adopt any constitution for their respective nation। अब उन्होंने कहा अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए ताकि आप अपने देश को आगे जाके अच्छे से चला सको, फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशन, जो भी वो चाहते हैं, टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसी को अब जो वो चेंज करना चाहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पहले चलता आ रहा था उसको मतलब चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट। अगर वो चाहे तो अपना जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसको भी चेंज कर सकते हो। इट एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू द लेजिस्लेटिव फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्ट एंड इन्फोर्स। और उसके बाद हमारा खुद का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसको पावर में लाया गया। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास, और कोई एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का पास नहीं किया आफ्टर अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश का कोई भी एक्ट पास नहीं किया गया, और जो पावर थी वो सिर्फ इंडिया के हाथ में आ गई थी। वाज टू एक्सटेंड टू आइदर ऑफ न्यू डोमिनियन अनलेस इट वाज एक्सटेंडेड देयर बाय अ लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। इट एबोलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, उन्होंने जो ऑफिस था सेक्रेटरी का उसको एबोलिश किया, ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉमनवेल्थ अफेयर, उसको ट्रांसफर कर दिया कब, कहाँ पे, सेक्रेटरी से जो कॉमनवेल्थ का। इट प्रोक्लेम द लैप्सी ऑफ ब्रिटिश paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with the tribal areas from August 15, 1947। It granted freedom to the India princely state either to join the dominion of India or dominion of Pakistan। और जो वहाँ के जो प्रिंसली स्टेट थे, जैसे कि मतलब हमारा अहमदाबाद रह गया था, और इधर कश्मीर रह गया था, उधर जूनागढ़ रह गया था, इन 4-5 जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे पूछा गया अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम किसको ज्वाइन करना चाहते हो, पाकिस्तान या इंडिया। अब उसके बाद तो जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने क्या कहा, हम किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, हम खुद का इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो आइए देखते हैं द प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम, जब तक कि नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, द डोमिनियंस वर हाउअर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट, जो डोमिनियन थे वो उसको मॉडिफाइड कर सकते थे। In deprive the British monarch of his right to veto bills or ask for the revision of certain bills for his approval, but the right was reserved for the Governor General। The Governor General would have full power to assent any bill to in the name of His Majesty। तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के, उसके पास पूरी पावर आ गई थी, वो किस बिल को पास करेंगे और किसको वेटो करेंगे, जो वेटो बिल्स होते हैं किसको फेल करेंगे, मतलब किसको नहीं मानेंगे। तो उस टाइम इंडिया के हाथ में सब कुछ पावर आ चुकी थी। इट डिजाइन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविजनल गवर्नर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, और उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को बनाया एंड द जो प्रोविजनल गवर्नर थे कॉन्स्टिट्यूशन के उनको हेड ऑफ द स्टेट चुना गया। दे वर मेड टू एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पेयर ऑफ इंडिया, इन्होंने एम्पेयर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था उसको हटा दिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल, कोई अब रॉयल नहीं है, कोई किंग नहीं है कहीं इंग्लैंड का उसको। इट डिसकंटिन्यू द अपॉइंटमेंट ऑफ टू सिविल सर्विस, उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया किसको, अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। जो पहले क्या करता था, जो ये थी अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विस की थी वो किसके द्वारा चुनी जाती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो इंडिया के, अब उसके द्वारा नहीं चुनी जाएगी। क्योंकि वो था ब्रिटेन का उस टाइम। द मेंबर ऑफ सिविल सर्विस अपॉइंट बिफोर अगस्त 15, 1947 वुल कंटिन्यू, और जो 1957 से जो भी सिविल सर्विस में चुने गए थे तो वो कंटिन्यू रखा उन्होंने, मतलब कि जो पहले सिविल सर्विस में थे वो अभी भी सिविल सर्विस में से रह गए। वुल कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल द बेनिफिट डेट दे वर एंटाइल्ड टू टिल दैट टाइम, और सब बेनिफिट उनको प्रोवाइड होगी, सब फैसिलिटी उनको प्रोवाइड होगी। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14 से 15 अगस्त और 14 से 15 अगस्त के बीच 1947 द ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड ऑफ द पावर, और जो ब्रिटिश का रूल थे और पावर थी सब कुल खत्म हो गई और ट्रांसफर कर दी गई न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, जो दो नए डोमिनेंस बने थे, इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे कहाँ के, डोमिनियन ऑफ इंडिया, जो इंडिया अलग हुआ था देश।
ही सर्व्ड इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म इन 1946, और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो 1946 में पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन बन चुकी थी। मेंबर ऑफ प्रॉफिट, तो ये देखिए यार कुछ कमेटी है। जवाहरलाल नेहरू जो थे एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन के थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फूड एंड एग्रीकल्चर के थे। डॉक्टर जॉन मथाई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम लेबर। सरदार बलदेव सिंह डिफेंस। CH बाबा वर्क्स में माइंस एंड पावर। लियाकत अली खान फाइनेंस। अब्दुल रब निस्तार पोस्ट एंड एयर। आसफ अली रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। सी राजा गोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट एंड चुंदरीगढ़ कॉमर्स। गाजा गाज नफर अली खान हेल्थ। जोगिंदर नाथ मडल। तो ये था दोस्तों हमारे जो आज तक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसमें एक दो जो कमेटी वो याद रख सकते हो, मतलब जवाहरलाल नेहरू थे वो एक्सटर्नल अफेयर्स के थे, और जो आसफ अली थे रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट थे, जो कि हमारे रेलवेज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो देख सकते हैं आसफ अली। तो दो दिन आप इंपॉर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल थे होम एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के थे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे आज फर्स्ट जो हमारा पॉलिटी का चैप्टर है ये ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो फर्स्ट चैप्टर में आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं उसके ऊपर आपके अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों हो सकता है मुझसे इन वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही है। मैं पहले पढ़ता हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए, तो उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ।